स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन की थी। अगर आपको याद हो तो कल हमने रुदरफोर्ड के बारे में दो लिमिटेशन देखी थी। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा वो ये बता नहीं पाए थे कि क्यों कोई भी एटम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दे रहा है। क्या होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, आइए देखते हैं। सो आज का बेटा हमारा टॉपिक यही है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो बच्चा लोग, एक्चुअली होता क्या है, आप जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं और सामने की स्क्रीन रखते हैं तो आपको पता है कि ये व्हाइट लाइट यहां आते आते अपने 7 कलर्स में बढ़ जाती है। यहां पे पूरी मुझे डिफरेंट कलर्स की बैंड मिलती है, कंटिन्यूस बैंड। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेवलेंथ आपको मिल रही है। सारी वेवलेंथ का मतलब है सारे कलर्स। देखो मेजरली, जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया था, मेजरली 7 कलर्स है, बट उनके अलग अलग शेड्स भी यहां पे कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब अगर मैं एटम्स की बात करूं, इन एटम्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए दोनों स्पेक्ट्रम सेम जैसे ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट काफी सेम होगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्यों इसको एमिशन कहा गया, क्यों इसको एब्जॉर्प्शन, आपको बताया जाएगा। चलिए, सॉरी, एमिशन में ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, दैट विल बी एक्सप्लेन। हम डिटेल में बात करेंगे एमिशन के लिए और उसी रेफरेंस में समझेंगे शॉर्ट में एब्जॉर्प्शन को। अब हुआ क्या बेटा, हमने ना एक कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए। इस गैस मॉलिक्यूल को हमने अच्छे से बर्न कर दिया, हीट दिया। क्या क्या हमने इसको हीट कर दिया। अब देखा गया कि हीटिंग के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ रेडिएशन छोड़ रहे हैं। अब इन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के आगे कर दिया। हुआ क्या बेटा, इस समय व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म के आगे किया तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना, सारे के सारे कलर मिले। लेकिन बेटा यहां पे सारे कलर नहीं मिले, यहां पे गिने चुने कलर मिले। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये स्पेक्ट्रम है, अगर ये बैंड है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर्स ही मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई मिल गया, बी मिल गया, ऑरेंज मिल गया, बस। यानी कि कंटिन्यूस नहीं मिला, कुछ लाइंस मिली हमको। पहले हमने कुछ एटम्स को हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से एनर्जी ली होगी, उन्होंने एक रेडिएशन को छोड़ा। उस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म के आगे रखे तो हमें सारे कलर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ गिने चुने कलर्स ही मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट या तो लाइन स्पेक्ट्रम। when gas is heated, electrons absorb energy and emits radiation which gives the particular वेवलेंथ। देखो बेटा ये जो लाइट है, कुछ कुछ कलर की लाइट मिल रही है, तो वो क्या हो गया, वेवलेंथ ही हो गया ना। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ में, देखो यहाँ पे हमें बेटा सारे की सारी वेवलेंथ मिल रही थी, सारी की सारी, बट यहाँ पे सारी वेवलेंथ नहीं मिल रही, कुछ ही वेवलेंथ मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिख रहा है नीचे आप लोग को, यस, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम या तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
अब ऐसा हुआ क्यों? रुदरफोर्ड ये समझा नहीं पाए, लेकिन बोहर ने ये चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया। ठीक है, देखिए कि इसका क्या रीजन है। अब बड़ा ताज्जुब की बात यह है देखो, चलो पहले मैं इसको मिटा दूं, आगे बढ़े। अब देखो बेटा लोग, ये जो कलर्स हैं ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखे हैं, अलग अलग गैस के लिए ये कलर्स अलग अलग होते हैं। द वेवलेंथ obtained are different for different gases। अलग अलग गैस के लिए बेटा वेवलेंथ अलग अलग है, मतलब ये कलर्स अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है, देयरफॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम is the characteristic property ऑफ गैसेस। बड़ा इस सेंटेंस को सिर्फ लर्न नहीं करना, इसको फील करो। हमने क्या बोल दिया, अलग अलग गैसेस के लिए वेवलेंथ अलग अलग है, कलर अलग अलग है। मान लो आपने हाइड्रोजन गैस डाला, ये 3 कलर मिले, क्लोरीन गैस डालोगे दूसरे 3 कलर मिलेंगे, नाइट्रोजन डालोगे दूसरे कोई कलर्स मिलेंगे। मतलब सेट ऑफ कॉम्बिनेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप जो आपके पास गैस है वो कौन सी है। हर गैस बेटा, सारे के सारे गैस है ना, ये कलर्स अलग अलग देते हैं, सेट ऑफ कलर्स। कोई आपको ब्लू ऑरेंज और येलो दे देगा, तो कोई आपको ऑरेंज रेड दे देगा, मतलब जो सेट है वो अलग अलग है। तो कौन सा सेट आपको मिल रहा है उसके डिपेंडिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास मौजूदा गैस कौन सी है। इसलिए हमने बोल दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बड़ा ये गैस का कैरेक्टर दिखा रही है, कौन सा गैस है ये बता रही है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आवे ना, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गैस? सो बाय डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या बाय द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम वी कैन रिकॉग्नाइज द गैस। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अब ऐसा हुआ क्यों, आइए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। ओके अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग around nucleus do not loses nor gains एनर्जी। बेटा जब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज या गेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको कोई एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब जरूर करेगा। Electron can absorb electron in the ground state। अब ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट? बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। लिख लो डेफिनेशन चाहो तो, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। ग्राउंड स्टेट, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड विच इज revolving around nucleus and is stable। एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं, is stable and revolving around nucleus is called ground state। बेटा देखो जब वो ऊपर किसी ऑर्बिट में जाएगा ना तब भी वो रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन वहां पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी हायर ऑर्बिट में जाता है,
वहां पे भी वो रिवॉल्व तो करेगा फॉर अ माइन्यूट सेकेंड्स, बट वहां पे स्टेबल नहीं होगा। इसलिए वर्ड लिखना जरूरी है। अगर आप ये स्टेबल वर्ड खा जाते हो और आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर एक वर्ड लिखना भूल गया, बिकॉज वही वर्ड है जो मेनली ग्राउंड स्टेट को डिफाइन कर रहा है। अब दूसरी एक चीज, ग्राउंड स्टेट का ये मतलब नहीं है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट भी ग्राउंड स्टेट है, तीसरा ऑर्बिट भी ग्राउंड स्टेट है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वहां पे स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स अगर सेकंड में है और अगर स्टेबल है तो सेकंड ऑर्बिट उनके लिए ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन्स अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है लेकिन वहां पे स्टेबल है तो वो भी उसके लिए ग्राउंड स्टेट है। समझ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट का मतलब एक्चुअली ऑर्बिट ही है जहां पे वो स्टेबली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास। क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस पॉइंट। So electrons, okay, electrons in the ground state absorb energy, बड़ा किसी भी तौर से हीट एनर्जी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, कोई भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है लाइट इस पे डालो तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट। अरे बाप रे सर, ग्राउंड स्टेट हजम नहीं हो रहा था, आप नवा स्टेट ले एक्साइटेड स्टेट। बड़ा एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड का मतलब क्या है? हायर एनर्जी स्टेट। जिस स्टेट में, जिस एनर्जी में ये रिवॉल्व कर रहा था, इसको एनर्जी मिली, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये किसी हायर एनर्जी, अब वो हो सकता है कि इसका जस्ट नेक्स्ट वाला ऑर्बिट हो सकता है कि इसके दो छोड़ के ऑर्बिट हो, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। लास्ट टाइम देखा था ना हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। वही चीज आज हम देखने वाले फिर से, ठीक है? अब बेटा हो क्या रहा है, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना, वहां पे वो अनस्टेबल हो जा रहा है। But in excited state, electron become unstable। बड़ा ये दुनिया का रूल है, दुनिया के अंदर जिसके पास भी ज्यादा एनर्जी आई है ना वो अनस्टेबल हो गया है। जिसके पास पैसे ज्यादा आ गए, उसके पास एनर्जी ज्यादा आ गया, वो भी छलकने लगता है ना? ये रूल है, दस्तूर है बेटा ये, चाहे ये इंसानों का हो, चाहे ये कोई एटम का हो, मैटर का हो। अब अनस्टेबल हो गया तो ये क्या ट्राई करेगा? अपने आप को स्टेबल बनाने की, और स्टेबल बनाने के चक्कर में, स्टेबल देखो अनस्टेबल क्यों हुआ? बिकॉज इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब दोबारा से इसको स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा? उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को फिर से छोड़ेगा। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, हो सकता है उसने एक बार में एग्जाम्पल के तौर पे 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वैसे इतनी नहीं करेगा, सपोज 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जरूरी नहीं है कि छोड़ते समय भी पूरी 10 एक साथ छोड़े। इट माइट पॉसिबल कि वो 10 की 10 एक साथ छोड़ रहा है, इट माइट पॉसिबल कि वो 5-5 करके छोड़ रहा है, इट माइट पॉसिबल कि पहले उसने 2 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा। छोड़ेगा वो 10 ही, दैट्स फॉर श्योर, बट एक साथ छोड़ेगा या कुछ स्टेप वाइज छोड़ेगा। और अगर स्टेप भी ऐसा भी नहीं है कि भाई 2-2 इक्वली छोड़ेगा, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम है, पूरी कहानी रैंडम चलेगी। अभी हम आगे देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन दिस अलग अलग सीरीज हमको मिलती है, लेमन सीरीज, पी पॉइंट सीरीज, पूरा हम देखेंगे वो चीज। बट इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल एंड टू बिकम स्टेबल it radiates energy, and fall back to the ground state। क्या हो रहा है समझ आया? एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर ऑर्बिट में गया, हायर से वापस एनर्जी छोड़ता हुआ आया, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे, अपने घर वापस आ गया। लेकिन चलो ये एमिशन हो रहा है ये समझ आया, लेकिन अभी भी यार इसका जवाब नहीं मिला कि क्यों हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। देखो स्पेक्ट्रम मिलना चालू हो गया, रेडिएशन छोड़ा ना इसने, लेकिन क्यों लिमिटेड कलर्स ही मिल रहे हैं या पर्टिकुलर कलर्स ही मिल रहे हैं, गिने चुने, क्यों सारे नहीं मिल रहे हैं?
उसका रीजन आइए, द एनर्जी radiated is always equal to the energy difference of two energy difference in transition। अभी क्या होता है ट्रांजिशन, जरा देखते हैं, आइए। मान लो बेटा ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स गोल होते हैं मुझे पता है, जस्ट बताने के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है पहले ऑर्बिट में, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाता है वो थर्ड ऑर्बिट में। सो यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। फिर वापस वो हो सकता है डायरेक्ट आ जावे, हो सकता है वो पहले सेकंड पे आवे, फिर सेकंड से वो थर्ड पे आवे, जैसे मैंने कहा स्टेप वाइज। तो ये एक ट्रांजिशन, ये दो और ये तीन, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना। अब हमने यहाँ क्या बोला है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ये अपर ट्रांजिशन में तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब जब वो एनर्जी छोड़ रहा है, बट जब वो एनर्जी छोड़ रहा है एक ट्रांजिशन में वो उतनी ही एनर्जी छोड़ेगा जितनी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। अब इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके, अब देखो इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सपोज इलेक्ट्रॉन is moving from first orbit to थर्ड ऑर्बिट। वो फर्स्ट से थर्ड पे गया, वहां पे जाके अनस्टेबल हुआ। देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट एंड ये तीसरा ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले यहां से यहां गया, अब बेटा वो वापस नीचे भी आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन दिखाएगा। होगा क्या कि इस समय की जो एनर्जी है, इस समय वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएटेड इज ऑलवेज द डिफरेंस। किसका डिफरेंस बेटा, वो जहां से आ रहा है। इस ऑर्बिट को मैं ले लेता हूं चलो n1 ऑर्बिट, और इसको मैं ले लेता हूं n2। सो en2 माइनस en1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ये छोड़ेगा। अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो एनर्जी छोड़ेगा, जो एनर्जी छोड़ रहा है वो किसके इक्वल है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे अगर बेटा मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, जैसे कि हमने कल भी देखा था, सो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमने देखी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड के लिए हमने देखी थी 3.8 समथिंग, 3.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस थर्ड के लिए हमने देखी थी एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, 0.54, 0.37 ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। What actually we meant to say is कि ये जो एनर्जी है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी। हाइड्रोजन का कोई भी एटम उठा लो, तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में से फर्स्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो इसका डिफरेंस करेगा 0.285 माइनस 13.6, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी दे रहा है। अब बेटा अगर ये एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब डिफरेंस भी कभी चेंज नहीं होगा, पक्का। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, एक चीज हमें मालूम पड़ गई, दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एटम। किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एटम के लिए जो एनर्जी छोड़ी जाएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ओके डन। अब बेटा एनर्जी छोड़ना मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना लाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स। एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यस और नो।
तो बेटा क्या इन फोटॉन्स की एनर्जी को मैं hc/λ लिख सकता हूं? चैप्टर नंबर 11 यही देखा था हमने, एनर्जी छोड़ना दैट इज फोटोन। एनर्जी छोड़ रहा है मतलब लाइट छोड़ रहा है ना, वही तो रेडिएशन हुआ। और लाइट के अंदर क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं। सो एनर्जी किसकी हुई? फोटोन की हुई। सो फोटोन की एनर्जी क्या मैं ऐसे दे सकता हूं? सोच के बताना बेटा। देखो ये कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पे लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी वो भी तो कांस्टेंट हुई। लैम्बडा जो मिल रहा है वो भी कांस्टेंट हुआ। तो बेटा डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिशन, देखो जब वो थर्ड से फर्स्ट पे आया, सेकंड से फर्स्ट पे आया, या हो सकता है इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट हो, फोर्थ से फर्स्ट पे आया, हर समय क्या लैम्बडा फिक्स होगा। हर समय का लैम्बडा, हर समय की वेवलेंथ फिक्स होगी। वेवलेंथ फिक्स हो गई मतलब एनर्जी फिक्स हो गई। इसका मतलब लैम्बडा ही तो हमको कलर ऑफ लाइट देता है। अगर लैम्बडा फिक्स है इसका मतलब जो कलर मिल रहा है वो भी फिक्स है। क्या सारे के सारे लैम्बडा यहां मिलेंगे? नहीं, सिर्फ इस डिफरेंस के इक्वल वाले ही लैम्बडा मिलेंगे, सारे नहीं मिल रहे। और यही रीजन है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इसलिए मिल रहा है कि जो एनर्जी रेडिएट किए जा रही है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होती है, और इनके डिफरेंस के इक्वल, इनका डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। सो एनर्जी रेडिएशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो चेंज नहीं होगी। एंड अल्टीमेटली वेवलेंथ ही तो हमको कलर देता है। समझ आया? देयरफॉर यहां पे आप लिख देना, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन that is the wavelength of radiation is fixed. That is why या so we get discrete spectrum या तो फिर line spectrum। समझ आया? पक्का? चले हाइड्रोजन के लिए ना इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब मिटाऊं मैं, ठीक है? चले बच्चे लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए कि ट्रांजिशन एग्जैक्टली कैसे करेगा वो। फॉर हाइड्रोजन एटम मान लो बेटा कि अलग अलग ट्रांजिशन हम लेवल ले लेते हैं। पहली बार में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड टाइम में वो यहां से यहां आ रहा है, थर्ड टाइम में यहां से यहां आ रहा है। तो हर केस में कितनी एनर्जी रेडिएट होगी ये हमें फाइंड करना है, और उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। वैल्यूज आप बाद में कैलकुलेट करेंगे, खाली मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है? फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन अब बेटा देखो एक चीज याद रखना, जहां पे एनर्जी ज्यादा है उसको आप N2 लेंगे। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू En2 माइनस En1। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जहां से वो निकल रहा है वो N2 ऑर्बिट, N मतलब ऑर्बिट, और जहां से वो निकल रहा है वो N1। मैं हमेशा N2 N1 दूंगा, ऐसा नहीं कि 3 को भी N3 दे दूंगा। ये कॉमन एक जनरल फॉर्मूला है। एनर्जी जहां से निकला 1 जहां पे पहुंचा, ठीक है? ओके, सेकेंड ऑर्बिट की बेटा देखो इसकी एनर्जी भी लिख लेते हैं, -13.6, इसकी है -3.8 1 समथिंग, इसकी है -0.85, इसकी है -0.54। ओके, सो ये यहां से यहां आया -3.81 माइनस -13.6 -3.81 माइनस प्लस 13.6। इसका आप जो भी आंसर आवे, ये 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 9, फिर सॉरी यहाँ से होगा ना, ये करना है ना, सॉरी हाँ 9, 15 में से 8 गया 7, 12 में से 3 गया 9, 9.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रेडिएट हुई जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में गया। और इस समय का लैम्बडा क्या आप ढूंढ सकते हैं, है ना? लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय 9.79, जो भी आवे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे ही फॉर
सेकंड ट्रांजिशन, बेटा सेकंड ट्रांजिशन के लिए मेरा N2 3 थर्ड है और N1 कितना है, फर्स्ट। देखो कहां से कहां आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, सो थर्ड वाला N2 बन जाएगा और जहां पे आ रहा है वो N1 बन जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये ऑर्बिट का नंबर नहीं दिखा रहा है। 2 का मतलब कहां से आ रहा है, 1 का मतलब कहां पे जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, सो एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू -0.85 माइनस प्लस 13.6। सिमिलरली आप बेटा यहां से भी आगे कैलकुलेट कर सकते। सो वैसे आपको जितने भी ट्रांजिशन बोले जाए, कोई भी ऑर्बिट से कोई भी ऑर्बिट तक आप ट्रांजिशन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हेन यू कैन गेट या व्हेन वी कैन गेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ट्रांजिशन हो रहा है, हर समय लैम्बडा अलग अलग आएगा, किस समय लैम्बडा सबसे बड़ा आएगा और किस समय लैम्बडा सबसे छोटा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बहुत इजी है। शॉर्टेस्ट उस समय मिलेगा जब ट्रांजिशन लंबा होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, और लॉन्गेस्ट लैम्बडा उस समय होगा जब ट्रांजिशन छोटा होगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, समझ आ रहा है? इसका मतलब बेटा हमारे इस एग्जांपल में शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन ये है और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन ये है, यानी इस समय का जो लैम्बडा मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा और इस समय का जो लैम्बडा मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। समझ आया? आप है ना, इसकी वैल्यू और इसके बाद वाले के लिए वैल्यू निकालना, आपको लैम्बडा सबसे ज्यादा उसके लिए मिलेगा। अभी का लैम्बडा जो आएगा उससे छोटा ये और उससे छोटा आगे वाला होगा, मतलब ये ट्रांजिशन के लिए। समझ आ रहा है? क्लियर? और बेटा आज की आखिरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, कोई भी ऑर्बिट से, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से, कोई भी ऑर्बिट में से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो बड़ा उस समय हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। हम हमारे अगले लेक्चर में और भी कुछ सीरीज देखेंगे, उनके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? लेमन सीरीज। कब? जब ट्रांजिशन कोई XYZ ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब। लेमन सीरीज कब मिलती है? जब ट्रांजिशन nth ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब। nth मतलब सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कोई भी ऑर्बिट से। क्लियर? तो हमने आज क्या देखा कि गैस पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर लैम्बडा दे रही है, पर्टिकुलर लाइट दे रही है। क्यों दे रही है? बिकॉज वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लौटते समय, वो रेडिएशन फिक्स है। क्यों फिक्स है? बिकॉज वो इक्वल होता है डिफरेंस के, और डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती फॉर अ गिवन एटम, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी वजह से ये एनर्जी चेंज नहीं होगी, दैट इज वाई लैम्बडा चेंज नहीं हो रहा, लैम्बडा फिक्स है। गेटिंग? एंड हर एटम में बेटा ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है, इसीलिए लैम्बडा भी हमें हर एटम के लिए अलग अलग मिलता है। हम देखा था ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी? बिकॉज अलग अलग के लिए हमें लैम्बडा अलग अलग मिल रहा है, मतलब कलर अलग अलग मिल रहा है। गॉट इट? तो बस चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार 10-15 मिनट का और खेल बाकी है, इसकी जो सीरीज कौन कौन सी मिलती है वो देख लेंगे, उस पर एक आधे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे एंड योर चैप्टर विल गेट एंड। थैंक यू। हाँ, एक चीज और बड़ा, एक्साइटेड स्टेट की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। हरी अप।